वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। इस चैप्टर में पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ मेजर्स अपनाए जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। और इस चैप्टर में सेक्शन 129 से लेकर 148 तक के प्रोविजन दिए गए हैं और इन प्रोविजंस को ना 4 हेडिंग में डिवाइड किया गया है। तो ये सारा का सारा आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस वाले चैप्टर को और ये जो प्रोविजंस थे ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी वाले, कहाँ दिए गए हैं? 2023 वाले बिल में ये दे रखे हैं चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 148 से लेकर 167 तक। कॉन्सेप्ट लगभग सभी का सेम है। जैसे जैसे कि हम वीडियो में एक एक सेक्शन पढ़ते जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें सेक्शन 129 की, तो उसके ऊपर ना आपको इसकी जगह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन दिया गया है, वो सेक्शन इसके ऊपर ही लिखा हुआ आपको मिलता रहेगा। बाकी जो डिफरेंस है, जो मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, वो भी हम सेक्शन टू सेक्शन साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। और जो भी डिफरेंस और ये जो नए वाले सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे ना साथ साथ में, अगर कल के दिन ये जो बिल है 2023 वाला एक्ट नहीं बनता है तो तब आप इस चीज को ध्यान मत देना। ऑलराइट, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में, जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आर्टिकल 20 हमें ह्यूमन राइट देता है पीसफुल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का, पीसफुल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी इंडियन सिटीजन्स को आर्टिकल 19(1)(b) के तहत फंडामेंटल राइट मिलता है विदाउट आर्म्स पीसफुली असेंबल होने का। और इस फंडामेंटल राइट के ऊपर आर्टिकल 19 के क्लोज 3 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन ग्राउंड्स के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस माने जाएंगे इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है इस राइट पे? तो आधार हो सकता है ये कि ये चीज करना इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में है, या फिर ये चीज करना पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी है। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस फंडामेंटल राइट के ऊपर, उन रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में ही आता है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 10। सिमिलरली आईपीसी का चैप्टर नंबर 8 भी उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आता है। आईपीसी के चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 141 से लेकर 160 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं, जो बेसिकली बताते हैं कि क्या क्या चीजें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस हो सकती हैं। तो इनमें से एक ऑफेंस हमारे सामने निकल कर आता है अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस। अनलॉफुल असेंबली होती क्या है ये बताया गया है सेक्शन 141 में। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, ये बताया गया है सेक्शन 142 ऑफ आईपीसी में। अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हो तो ये चीज एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 143 ऑफ आईपीसी में। कितनी? 6 महीने के कारावास की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले सेक्शन 129 से लेकर 132 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं, इनमें अनलॉफुल असेंबली को प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स बताए गए हैं। कुछ अथॉरिटीज को कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स देने की पावर दी गई है। किन अथॉरिटीज को क्या पावर्स दी गई है वो अब हम सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 129 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 129 बात करता है बाय यूज ऑफ सिविल फॉर असेंबली के डिस्पर्सल की। हेडिंग ध्यान रखनी है, यहां पर ये 3 हैं जिनको एम्पावर किया गया है। कौन 3? कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ, या फिर अगर एसएचओ नहीं है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। तो ये 3 जो हैं, इन तीनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं? कमांड कर सकते हैं कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है या फिर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोगों की ऐसी असेंबली है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो ऐसी असेंबली को ये
कमांड कर सकते हैं कि डिस्पर्स हो जाओ, तितर बितर हो जाओ, ये क्या झुंड बना रखा है, चलो निकलो 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 यहाँ से, निकलो निकलो, अपने अपने काम पे निकलो यहाँ से, भगलो यहाँ से। तो इस तरीके का ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो जैसे कि कमांड किया गया है यहाँ पे कि भाई तितर बितर हो जाओ, असेंबली जो बना के रखी है उसको बिखेर दो, भगलो, अपने अपने काम पे निकल लो यहाँ से, यहाँ पे इकट्ठे मत रहो। तो अब जो असेंबली के मेंबर थे उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अकॉर्डिंगली तितर बितर हो जाए। वहीं अगर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे और वो तितर बितर नहीं होते हैं तो तब उनके ऊपर लगता है आईपीसी का सेक्शन 145। लेकिन अगर हम बात करें 5 या 5 से ज्यादा लोगों की ऐसी असेंबली के मेंबर की जो कि डिस्टर्ब कर सकती है पब्लिक पीस, तो वो अगर तितर बितर नहीं हो रहे हैं तो उनके ऊपर लग सकता है आईपीसी का सेक्शन 151। अब अगर ऐसा होता है कि कमांड कर दिया है यहाँ पे कि तितर बितर हो जाओ, लेकिन असेंबली तितर बितर ही नहीं हुई, या फिर बिना कमांड किए ये प्रतीत हो रहा है कि भाई ये असेंबली तो इस तरीके से कंडक्ट की जा रही है जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये डिस्पर्स नहीं होगी, तो ये जो अथॉरिटी यहाँ पे मेंशन है ये उसको डिस्पर्स करने के लिए किसी भी मेल पर्सन की असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी भी ऐसे मेल पर्सन की जो कोई ऑफिसर या आर्म फोर्स का मेंबर नहीं है। और ये मेल पर्सन क्या कर सकता है, असेंबली को डिस्पर्स करने के पर्पस से जो भी असेंबली का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं लोग उनको अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है, ताकि असेंबली डिस्पर्स हो सके और ताकि जो भी पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे उनको पनिश किया जा सके लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका सेक्शन 129। सेक्शन 130 की हेडिंग पूछी जाती है प्रीलिम्स में। यहां पर असेंबली को डिस्पर्स कराया जा रहा है आर्म फोर्स के जरिए। तो अगर कोई भी असेंबली जिसके बारे में हमने बात किया है सेक्शन 129 में ऐसी है कि भाई वो डिस्पर्स हो ही नहीं सकती है और उसको डिस्पर्स करना जरूरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक वाला प्रेजेंट है वो आर्म फोर्स के जरिए उसको डिस्पर्स करवा सकता है और वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी ऑफिसर से जिसके पास आर्म फोर्स से बिलोंग कर रहे पर्संस के ग्रुप का कमांड है, उस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक रिक्वायर कर सकता है कि विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्स अंडर हिज कमांड असेंबली को डिस्पर्स करो। और जैसा कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उस अकॉर्डिंग आप जो पर्सन उस असेंबली में शामिल है उनको अरेस्ट करो और उनको कन्फाइन करो। और इसके अलावा भाई जिनको अरेस्ट करना, कन्फाइन करना, असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए और अकॉर्डिंग टू लॉ जिनको पनिश करने के लिए आपको लग रहा है सही अरेस्ट करना, कन्फाइन करना, उसको आप अरेस्ट करो, कन्फाइन करो। तो ये ऑर्डर दे सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक। पूछी जाती है ये बात कि बाय यूज ऑफ आर्म फोर्स कौन डिस्पर्स कराने का ऑर्डर दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक। तो यहां पर तो देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह जो नया वाला बिल है 2023 वाला उसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये छोटा सा अंतर है जो सिर्फ आपने तभी ध्यान रखना है जब जो 2023 वाला बिल है वो बन जाएगा एक्ट। बाकी आपने वरना ध्यान रखना है कि वहां पे है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक। ओके, अब सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि हर एक ऑफिसर आर्म फोर्स का जो यहाँ पर असेंबली को डिस्पर्स कर रहा है वो जो रिक्विजिशन जारी हुआ था, जैसे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक ने रिक्वायर किया था ना, तो रिक्वायर किया था तो इस चीज को हम कहेंगे कि उसने रिक्विजिशन ऑर्डर दिया था, रिक्विजिशन जारी किया था। तो जो रिक्विजिशन उसने जारी किया था तो उस रिक्विजिशन को हर मेंबर आर्म फोर्स का असेंबली को डिस्पर्स करते टाइम ओबे करेगा, उस तरीके से जैसे कि उसको ओबे करना लग रहा है सही। तो यहाँ पे ये चीज लिख दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे वो करे, इसलिए आगे ये कह रहे हैं कि बट ध्यान ये रखना है कि असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए मतलब असेंबली को डिस्पर्स करते टाइम और पर्सन्स को अरेस्ट एंड डिटेन करते टाइम जितना हो सके उतना कम फोर्स यूज करे और जितना हो सके उतना कम पर्सन एंड प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए।
अब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है, पब्लिक सिक्योरिटी मैनिफेस्टली उस असेंबली के द्वारा इंडेंजर्ड हो रही है, तो तब अगर ऐसा होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है जिसको कम्युनिकेट किया जा सके, तो तब क्या हो सकता है, तब सेक्शन 131 के तहत आर्मी के कमीशन या गजेटेड ऑफिसर को पावर मिलती है कि वो अपनी कमांड के तहत आर्म फोर्स के जरिए उस असेंबली को डिस्पर्स करा सकता है। और उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश कराने के लिए असेंबली में शामिल लोगों को कन्फाइन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और जब ये कर रहे होते हैं इस सेक्शन के तहत एक्ट, और फिर सब्सिक्वेंटली ये चीज प्रैक्टिकेबल हो जाती है इनके लिए कि ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो आगे प्रोसीड करने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये कम्युनिकेट करेंगे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देगा, जो इंस्ट्रक्शंस देगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे ये प्रोसीड करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसको कंटिन्यू करो, तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कह रहा है कि नहीं कंटिन्यू करना है, तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 131। अब यहां पर सेक्शन 132 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको जो कि सेक्शन 129, 130, 131 के तहत एक्ट कर रहे थे अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, या फिर उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों की थी जिससे पब्लिक पीस डिस्पर्स होने की संभावना थी। तो उसको डिस्पर्स करने के लिए जो भी चीजें करने के लिए इन सेक्शंस के तहत वो ऑथोराइज थे, तो वो जो भी चीजें किए उन चीजों के अगेंस्ट उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट में मामला नहीं डाला जा सकता है। अगर वो ऑफिसर है या मेंबर है आर्म फोर्स का, तो तब अगर आपने मामला डालना है किसी क्रिमिनल कोर्ट में तो आपको लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी। वहीं बाकी अदर केसेस में आपको स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज उनके अगेंस्ट उनके द्वारा किए गए एक्ट के लिए जो कि उन्होंने किया है सेक्शन 129, 130, 131 के मद्देनजर रहते हुए आप उनके अगेंस्ट कोई मामला क्रिमिनल कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते हैं विदाउट यहां पर जो सैंक्शन लिखी है, बिना उस सैंक्शन के। अब सबसेक्शन 2 में ये कह रखा है कि सेक्शन 129 से लेकर 131 तक के प्रोविजन में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, या फिर सेक्शन 129 में या 130 में कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो अगर गुड फेथ में जो चीज रिक्वायर की गई थी, जो रिक्विजिशन जारी हुआ था, उसके कंप्लायंस में एक्ट कर रहा है। और इसके अलावा सेक्शन 131 में कोई भी ऑफिसर आर्म फोर्स का अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और कोई भी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स जो उस ऑर्डर के ओबीडियंस में एक्ट कर रहा है जिसको ओबे करने के लिए वो बाउंड है, तो इन सब के लिए आगे कह रहे हैं ये कि नहीं माना जाएगा ये कि उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो मेंबर हैं आर्म फोर्स के वो क्या कर रहे हैं, असेंबली को डिस्पर्स कर रहे हैं। ये असेंबली है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनको डिस्पर्स कर रहे हैं। अब ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, फिर ऊपर से इनको ऑर्डर आता है कि तुम गोली चला दो, तो इन्होंने गोली चला दी। मान लो गोली से लग गई किसी को चोट वोट या कोई मर गया, तो फिर ये मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर आया है, ऑर्डर के कंप्लायंस में उन्होंने एक्ट किया है, तो फिर माना जाएगा ये कि इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। 2023 में जो बिल आया है उसने सबसेक्शन 2 में 2 नए प्रोवाइजो ऐड किए हैं जो आपने इसे तभी ध्यान रखना जब ये बिल बन जाएगा। तो क्या प्रोवाइजो ऐड किए हैं, बाकी तो सबसेक्शन 3 वैसा वैसा ही है, लेकिन सबसेक्शन 2 के बाद ना 2 प्रोवाइजो जो ऐड किए हैं वो नई चीज है। तो जो 2 प्रोवाइजो ऐड किए हैं उनमें से सबसे पहला प्रोवाइजो देखो कहता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन की, कि कैसे मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट है वो रजिस्टर होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसकी जगह नए वाले 2023 वाले बिल में दे रखा है सेक्शन 174। तो कह रहे हैं पहले प्रोवाइजो में कि इस सेक्शन के तहत कोई भी मामला रजिस्टर नहीं किया जाएगा आर्म फोर्स के किसी भी ऑफिसर या किसी भी मेंबर के अगेंस्ट उनके द्वारा किए गए किसी भी ऐसे एक्ट की वजह से जो कि उन्होंने किसी ऐसे ऑर्डर की ओबीडियंस में किया है जिसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते टाइम ओबे करने के लिए बाउंड थे। तो इस सेक्शन के तहत इनके अगेंस्ट कोई भी मामला रजिस्टर नहीं किया जाएगा बिना मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए। तो ये हो गया पहला प्रोवाइजो जो ध्यान रखना है तभी जब ये बन जाएगा बिल एक्ट। दूसरा प्रोवाइजो जो नया नया है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर यूनियन का जो आर्म फोर्स होता है उसका अगर कोई ऑफिसर है या कोई मेंबर है तो उसने अगर कोई चीज की है किसी ऐसे ऑर्डर की पालना करते हुए जिसको ओबे करने के लिए वो बाउंड था अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते टाइम, तो
सिर्फ इस वजह से ना उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करना पड़ेगा कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेके। वहीं अगर कोई स्टेट का पुलिस ऑफिसर है, वो किसी ऐसे ऑर्डर की ओबीडियंस में कोई चीज कर दिया है जिस ऑर्डर को ओबे करने के लिए वो बाउंड था और वो चीज किया है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते टाइम, तो उसके अगेंस्ट भी ये स्टेप नहीं लिया जाएगा कि उसको अरेस्ट कर लो। अगर उसको अरेस्ट करना है तो करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से। तो ये दो नए प्रोवाइजो हैं जो सबसेक्शन 2 के आगे 2023 वाले बिल में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सबसेक्शन 3 वही है जिसमें आर्म फोर्स ऑफिसर मेंबर जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ना, उनका मतलब क्या ये बताया गया, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जितना हमने पढ़ाया इन सेक्शंस में बस वही आप ध्यान रखें। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 का पहला हेड जिसमें सेक्शन 129 से लेकर 132 तक के प्रोविजन दिए गए थे ये होता है कंप्लीट। अब सेक्शन 133 से लेकर 143 तक के प्रोविजंस हैं पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से लाइफ को, हेल्थ को, कंफर्ट को रिस्क हो रहा है, इंजरी हो रही है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ मतलब इनकन्वीनियंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वो न्यूसेंस है। आपके बगल में कोई खड़ा हुआ बीड़ी पी रहा है तो उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये क्या है? न्यूसेंस है। आपका घर बना हुआ है, यहाँ पे कोई कूड़ा डाल रहा है आपके घर के बाहर जिससे बहुत स्मेल आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो ये चीज़ इनकन्वीनियंस कर रही है ना ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। आपको इससे दिक्कत हो रही है क्योंकि ये चीज़ आपके घर के बाहर कोई कर रहा है, तो क्या है ये भी तो न्यूसेंस है। मतलब कह सकते हैं जो चीज़ एनोयंस उत्पन्न करती है, इनकन्वीनियंस जो डिस्टर्बेंस करने वाली होती है, वहीं अगर ये चीज़ किसी इंडिविजुअल को एनोयंस कर रही है, डिस्टर्बेंस कर रही है, तो तब हम इसको कहते हैं कि ये प्राइवेट न्यूसेंस है। अगर ये चीज़ जनरल पब्लिक को एनोयंस कर रही है, डिस्टर्बेंस कर रही है, तो तब ये चीज़ होती है क्या? पब्लिक न्यूसेंस। तो यहाँ पर इन सेक्शंस में ना पब्लिक न्यूसेंस की ही बात की गई है। तो जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसके बारे में ना कई प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में सेक्शन 268 दे रखा है जो डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस को, और फिर उसके बाद जो प्रोविजंस हैं 268 के बाद वो बताते हैं अलग अलग टाइप के पब्लिक न्यूसेंस और उनकी पनिशमेंट, और उनमें अगर कोई केस फॉल नहीं होता है तो फिर पब्लिक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट बता रखी है सेक्शन 290 में। सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीन हैं जिनको पावर दी गई है सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने की। वहीं हमें सिविल रेमेडी भी मिलती है पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट। कहां पर? सीपीसी के सेक्शन 91 में। तो जो सीपीसी के सेक्शन 91 में रेमेडी मिलती है, सिविल रेमेडी, उसके लिए सूट कौन कौन डाल सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है इन प्रोविजंस में पब्लिक न्यूसेंस का, ये एक लैटिन मैगजीम पर आधारित है जो कि है Sic utere tuo uterem publicum non laeda। इस लैटिन मैगजीम का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी को ना इस तरीके से यूज करो, इस तरीके से एंजॉय करो कि आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की वजह से पब्लिक के राइट्स को कोई इंजरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में तालाब बनाना चाहते हैं, बनाओ, बेशक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कि उस तालाब की वजह से जो आपने गड्ढा खोदा है उससे दूसरों का घर तालाब ना बन जाए। आप तो मजे से उस तालाब में नहाएंगे, यूज करेंगे, बट इससे दूसरों को तो इनकन्वीनियंस हो रही है ना। तो यही है चीज जिसको अवॉइड करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब हम सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिए गए हैं पब्लिक न्यूसेंस के बारे में वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन 133। इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जाती है। यहाँ पर बेसिकली ये तीन लोग बताए गए हैं जिनको एम्पावर किया गया है कि अगर उनको पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मिली है या कोई अदर इंफॉर्मेशन मिली है और उन्होंने एविडेंस वगैरह कोई अगर लिया है, तो उसके बाद उनको अगर लग रहा है कि यहाँ पर जो परिस्थितियां बताई गई हैं उनमें से कोई भी अगर एग्जिस्ट करती है, तो तब इन तीनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं? कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं न्यूसेंस को रिमूव करने का। जिस भी टाइप का न्यूसेंस उनको इनमें लग रहा है, इनमें से किसी भी परिस्थिति में उसको रिमूव करने का। और जो ऑर्डर ये यहाँ पर देंगे उसका फॉर्मेट होगा वैसा जैसे कि बताया गया है शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 20। तो कौन कौन अथॉरिटी है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या फिर कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेसिफिकली इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ हो। और जो भी कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है इनमें से किसी के भी द्वारा फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस,
उसके ऊपर कोई सवाल उठाए नहीं जा सकते हैं किसी भी सिविल कोर्ट में। ये कहा गया है सेक्शन 133 के सबसेक्शन 2 में। और इस तरह की बात आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 142 के सबसेक्शन 3 में। ये चीज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट रिलेट करके पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, अभी आपको ये चीज तो क्लियर है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट दे सकते हैं सेक्शन 133 के तहत न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर। और जो ये ऑर्डर देते हैं उसको किसी भी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाता है। बट अब सवाल ये आता है कि किन परिस्थितियों में ये ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं और क्या कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं ये। तो ये सवाल का जवाब अब आपको मिलेगा। तो सबसे पहली परिस्थिति यहाँ पर यह है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस, कोई रास्ता, कोई रिवर, कोई चैनल, मतलब वो चीज़ जो पानी के निकास के लिए यूज़ होती है, लाइक नाली वाली, इनमें से मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको पब्लिक यूज़ कर रही है या फिर लॉफुली यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या फिर न्यूसेंस कर रहा है जिसकी वजह से भाई वो लॉफुली यूज नहीं की जा सकती है, तो तब अगर मजिस्ट्रेट ये कंसीडर करता है कि इस अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन को या फिर न्यूसेंस को रिमूव किया जाना चाहिए, तो जो व्यक्ति अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस कर रहा है उसको मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर के तहत रिक्वायर कर सकता है कि इतना टाइम हम आपको दे रहे हैं, इतने टाइम के अंदर आप क्या करो, जो भी आप अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन किए हो या न्यूसेंस किए हो उसको रिमूव कर लो, उसको हटा लो। फॉर एग्जाम्पल, ये व्यक्ति क्या करता है, ये पर्टिकुलर नाला है बहुत बड़ा, इसमें काफ़ी सारा कूड़ा भर देता है और इस नाले में पूरे लोकेलिटी का छोटी छोटी नालियों के जरिए पानी जाता था और इस तरीके से पानी का निकास होता था। बट अब नहीं हो सकता है क्योंकि इसने यहाँ पर अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया है कूड़ा डाल के। तो इस अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने का कंडीशनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट यहाँ पर दे सकता है इस व्यक्ति को। और जैसा कि यहाँ पर पानी के निकास की बात की जा रही है, आपने ध्यान ये रखना है कि उसमें बारिश के पानी के निकास को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा ट्रेड कर रहा है या ऑक्यूपेशन कर रहा है या कोई ऐसा सामान रख रहा है या मर्चेंडाइज रख रहा है, मतलब बेचने के लिए कोई सामान वगैरह जो होता है वो रख रहा है, ऐसा जो कि मतलब हेल्थ के लिए या कम्युनिटी के फिजिकल कंफर्ट के लिए इंजूरियस है, खतरनाक है, हानिकारक है, और उसका ऐसा करने की वजह से मजिस्ट्रेट को ये कंसीडर हो रहा है कि भाई ये ट्रेड तो जो ये कर रहा है या ये ऑक्यूपेशन जो ये कर रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए या इसको रेगुलेट करना चाहिए, लाइक लॉ बना के, रूल वगैरह बना के, या फिर जो गुड्स वो व्यक्ति रख रहा है या मर्केंटाइज वगैरह रख रहा है उसको रिमूव करवाना चाहिए, हटवा देना चाहिए, या फिर उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए कि भाई इस तरीके से रखेगा। तो तब जो मजिस्ट्रेट है वो कंडीशनल ऑर्डर दे के उस व्यक्ति को जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहा था उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई रहने दे, उसको रोक सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर दे के रिक्वायर कर सकते हैं कि मत कर अब उसको कैरी ऑन, या फिर उसको कह सकते हैं कि भाई ये तरीका बता दिया हमने, इस तरीके से करेगा वो ट्रेड या फिर वो ऑक्यूपेशन, या फिर मजिस्ट्रेट उसको रिक्वायर कर सकते हैं कि हटा ले जो गुड्स और मर्केंटाइज तूने रखा हुआ है वो, या फिर भाई अगर तू रखेगा इस तरीके से रखेगा जैसा कि हम बताएंगे तुझे। तो इनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकता है इस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट, और टाइम वगैरह फिक्स करके बोल सकता है कि इतने टाइम के अंदर ये चीज़ कर लो जो करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। क्लोज सी में कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है ये कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या किसी सब्सटेंस का डिस्पोजल अगर किया जा रहा है तो उसको स्टॉप करवा देना चाहिए या फिर उसको करने ही नहीं देना चाहिए, उसको प्रिवेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अगर तो पहले ही प्रिवेंट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर प्रिवेंट या स्टॉप नहीं किया गया तो तब क्या हो सकता है, आग वाग लग सकती है या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति ये चीज कर रहा है उसको मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर दे के स्टॉप कर सकता है, या फिर जो भी व्यक्ति ये चीज करने वाला है उसको प्रिवेंट कर सकता है कंडीशनल ऑर्डर दे के, ये इतना टाइम दे दिया, इतने टाइम के अंदर ये जो ऑर्डर हमने दिया इसका पालन करो। क्लोज डी में सिचुएशन ये दे रखी है कि अगर कोई बिल्डिंग, टेंट या कोई स्ट्रक्चर वगैरह है, मतलब डिजाइन या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाइक कोई पोल वगैरह मान के चल सकते हो, या फिर कोई पेड़ वगैरह है, इनमें से कोई भी चीज ऐसी है भाई कि वो
इस कंडीशन में है कि गिर सकती है, या फिर उसकी वजह से उसके आसपास के जो भी लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, जो उधर की साइड बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या जो उधर से गुजर रहे हैं, उनको इंजरी हो सकती है। तो अगर लग रहा है कि भाई उसको रिमूव किया जाना चाहिए या रिपेयर करवाया जाना चाहिए या उसको सपोर्टिंग दिलवानी चाहिए, तो इनमें से जो भी सही लग रहा है वो चीज कराने के लिए कंडीशनल ऑर्डर देके मजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकता है एक टाइम फ्रेम के अंदर, कि ये टाइम दे दिया, इतने टाइम के अंदर ये चीज कर लो। या फिर सिचुएशन अगर एज पर क्लोज ई ये होती है कि कोई टैंक, वेल मतलब कुआं, या कोई एक्सकेवेशन एडजेसेंट है किसी रास्ते के या पब्लिक प्लेस के, और उसको इस तरीके से फेंस किया जाना चाहिए ताकि उससे पब्लिक को होने वाले डेंजर से बचा जा सके, तो उसको फेंस करवाने का कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कुआं है इस पर्टिकुलर रास्ते में, अब इसके चारों तरफ तो बाउंड्री ही नहीं हो रखी है, अब कोई आएगा जिसको पता नहीं होगा वो तो पता एकदनी से इसके अंदर गिर जाएगा, तो इसको फेंस करने का, चारों तरफ इसके बाड़ लगाने का मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। या फिर क्लोज एफ में सिचुएशन ये बता रखी है कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है जिसके बारे में मजिस्ट्रेट ये कंसीडर कर रहा है कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए या इसको कन्फाइन किया जाना चाहिए या इसका निपटारा करवाया जाना चाहिए, तो भाई उसको डिस्ट्रॉय कराने, कन्फाइन कराने या डिस्पोज ऑफ कराने का मजिस्ट्रेट यहाँ पर दे सकता है कंडीशनल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत ही खतरनाक कुत्ता पाला हुआ है जो अगर कन्फाइन करके ना रखा जाए तो बाहर किसी को भी जाके काट वाट सकता है, तो उसको कन्फाइन करने का ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है मजिस्ट्रेट। या फिर मान लो चीज़ ये है कि कोई पर्टिकुलर बंदर है, कैसा बंदर, ऐसा बंदर जो मतलब लोगों पे हमला कर देता है और वो किसी पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर किसी आदमी को काट ले तो उसको तो पता नहीं क्या ही बीमारी हो जाए, ऐसा प्रिज्यूम करके चलो, तो इस तरह के बंदर को दी एंड करने का, डिस्ट्रॉय करने का भी यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। और यहाँ पर जिसको भी जो भी चीज करने का कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है, अगर वो व्यक्ति वो चीज करने से ऑब्जेक्शन करता है तो मजिस्ट्रेट उसको ये रिक्वायर करेगा कि भाई अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो ये चीज करने से, आप इसको नहीं करना चाहते, तो आपके ऊपर ये चीज है कि आप जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर दिया है उसके समक्ष या फिर उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उस जगह उस टाइम पर अपीयर हुए जैसा कि ऑर्डर में बताया गया है, और कारण बताएं उस तरीके से जैसा कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या कारण बताएं? ये कारण बताएं कि आपके अगेंस्ट ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं इसको एब्सोल्यूट क्यों ना किया जाए। अब ये चीज तो क्लियर है आपको कि सेक्शन 133 में किस किस परिस्थिति में कौन क्या ऑर्डर दे सकता है, क्या कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। अब जो ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 133 में, जिसके अगेंस्ट दिया गया है, उसको वो पता कैसे चलेगा, तो इसीलिए अब होगी उस ऑर्डर की सर्विस अंडर सेक्शन 134, और कहा गया है कि जितना संभव हो सकता है उस व्यक्ति को पर्सनली जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, जैसे कि सम्मन की सर्विस होती है उस तरीके से सर्व किया जाएगा, और अगर सर्व नहीं हो सकता है तो तब प्रोक्लेमेशन में नोटिफाई किया जाएगा, इस तरीके से पब्लिश करके, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह बना के डायरेक्ट किया हुआ है, उसकी एक कॉपी उस जगह चिपकवा दी जाएगी जहां से जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर आया है उसको वो इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके। और जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है उसके लिए सेक्शन 135 में ड्यूटी बताई है ये कि उसकी ड्यूटी बनती है कि जो करने के लिए जिस टाइम के अंदर जिस तरीके से बोला गया है वो चीज़ उस टाइम के अंदर उस तरीके से कर दे, या फिर अगर नहीं कर रहा है तो जिस तरीके से जिस टाइम के अंदर उसको जिस मजिस्ट्रेट के पास अपीयर होने के लिए बोला गया उस तरीके से उस टाइम के अंदर उस मजिस्ट्रेट के पास अपीयर हो और कारण बताए कि आखिर उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर क्यों ना दिया जाए। और इसके आगे 2023 वाले बिल में एक नई चीज और ऐड की गई है कि ये जो अपीयरेंस है उसकी और जो उसकी हेयरिंग वगैरह करवाई जानी है, सुनवाई वगैरह, वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी परमिट की जा सकती है। बाकी जो आपका अगला सेक्शन है ना, सेक्शन 136, इसकी ना हेडिंग चेंज कर दी है।
ये कर दिया इसकी हेडिंग। तो सेक्शन 136 क्या कहता है? सेक्शन 136 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को बोला गया है कि वो अपीयर हो और कारण बताए आगे, तो वो अगर ये चीज करने में फेल हो जाता है तो तब वो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी की पेनल्टी के लिए लायबल होगा और उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर निकाला गया था ना उसको एब्सोल्यूट कर देगा वो मजिस्ट्रेट। सेक्शन 137 का हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि कहां पर दे रखा है प्रोसीजर पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने का। यानी कि यहाँ पे देखो चीज ये है कि सेक्शन 133 में अगर ऑर्डर दिया गया है किस लिए, किसी ऐसे रास्ते, रिवर, चैनल या प्लेस से ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस, डेंजर को प्रिवेंट करने का जो कि रास्ता, रिवर, चैनल या प्लेस पब्लिक यूज में है, तो मजिस्ट्रेट ना पूछेगा जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर दे रहा है उससे ये सवाल कि क्या आप उस रास्ते, रिवर, चैनल या प्लेस पर पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रास्ते, रिवर, चैनल या प्लेस पे तो पब्लिक राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है? तो अगर वो व्यक्ति कहता है कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो तब मजिस्ट्रेट सेक्शन 138 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो करने से पहले इस मामले की इंक्वायरी करेगा कि क्या वाकई में उस पर्टिकुलर रास्ते, रिवर, चैनल या प्लेस पर पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट पाता है कि कोई पर्टिकुलर रिलायबल एविडेंस है पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस के डिनाइल के सपोर्ट में, तो तब वो क्या करेगा, प्रोसीडिंग जो करनी है सेक्शन 138 में वो नहीं करेगा, उसके ऊपर लगा देगा स्टे, जब तक कि जो ये प्रश्न है कि उस पर्टिकुलर रास्ते, रिवर, चैनल या प्लेस पर पब्लिक राइट है या नहीं, ये डिटरमिन नहीं कर दिया जाता, डिसाइड नहीं कर दिया जाता बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। वहीं अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस के डिनाइल के संबंध में कोई एविडेंस ही नहीं है, तो वो फिर बिना किसी झिझक के कर सकता है प्रोसीड सेक्शन 138 के प्रोसीजर में, सेक्शन 138 में। और जिस व्यक्ति से सवाल पूछा गया था कि क्या आप डिनाई करते हैं पब्लिक राइट इस पर्टिकुलर जगह पे, वो व्यक्ति अगर डिनाई करने में फेल हो जाता है या फिर पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस को वो डिनाई तो करता है बट इस चीज के बारे में रिलायबल एविडेंस वो नहीं दे पाता है, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो फिर उस पर्सन को अब आगे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन 138 में जब प्रोसीड किया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष वो व्यक्ति आ गया जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया था, जिसके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था और वो कारण बता रहा है कि क्यों उसके अगेंस्ट ऑर्डर ना दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट अब इस मामले में जो भी एविडेंस वगैरह दिए जाएंगे वो इस तरीके से लेगा जैसे कि संबंध केस में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन होता है कि जो उसने ऑर्डर दिया था वो एज इट इज ओरिजिनली या फिर उसमें कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस करके पास करना रीजनेबल है और प्रॉपर है, तो तब जो ऑर्डर उसने दिया था सेक्शन 133 में उसको वो कर देगा एब्सोल्यूट एज इट इज या फिर जो भी मॉडिफिकेशन उसने की है उन मॉडिफिकेशंस के साथ। ऑलराइट, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो तब मामले में आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, मामला यहीं पर हो जाएगा रफा दफा खत्म। 2023 वाला जो बिल है उसमें सेक्शन 138 की जगह जैसे कि सेक्शन 157 दिया गया है वो एज इट इज ही है पूरा का पूरा, और उसकी थोड़ी हेडिंग चेंज है बट वो पूरा का पूरा एज इट इज है। लेकिन उसके ना सब सेक्शन 3 के आगे आपको एक नई चीज दिखेगी, एक प्रोवाइजो, जो कि ये कहता है कि इस सेक्शन के तहत जो प्रोसीडिंग चलेगी ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी 90 डेज के अंदर, और ये जो टाइम है ये 120 डेज तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ रीजंस की वजह से, जिन रीजंस को रिकॉर्ड किया जाना राइटिंग में जरूरी होगा। तो ये 2023 वाले बिल में ये छोटा सा बदलाव है जो कि आपने सिर्फ तभी ध्यान रखना है जब ये बिल बन जाएगा एक्ट। और सेक्शन 139 की हेडिंग आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है ये कि वो सेक्शन 137 या सेक्शन 138 के तहत जो भी इंक्वायरी वगैरह कर रहा है उसके पर्पस के लिए क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है
लोकल इन्वेस्टिगेशन का, कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो उसको सही लग रहा है वो इस मामले की लोकल इन्वेस्टिगेशन करे, या फिर ये समन कर सकता है एक्सपर्ट को और उसको एग्जामिन कर सकता है। सेक्शन 140 में मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि जिस भी व्यक्ति को लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट किया है उसको वो रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करना, तो राइटिंग में उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपेंस और कॉस्ट के बारे में मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स वगैरह भी दे सकता है। अब यहां पर सेक्शन 141 ये कह रहा है कि सेक्शन 133 के तहत जो ऑर्डर दिया गया था, अगर उस ऑर्डर को सेक्शन 136 में या फिर सेक्शन 138 में एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एब्सोल्यूट किया गया है उसको इस बारे में नोटिस दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट इस चीज का उसको नोटिस देगा और उससे नोटिस में ये रिक्वायर करेगा कि नोटिस में जितना टाइम तेरे को बताया गया उतने टाइम के अंदर ऑर्डर में जो चीज करने के लिए बोला गया वो चीज कर दे, और अगर नहीं करेगा तो फिर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। इसके अलावा सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट को कुछ पावर दी गई है कि अगर वो व्यक्ति परफॉर्म नहीं करता है फिक्स टाइम के अंदर वो चीज जो कि परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, तो तब मजिस्ट्रेट क्या स्टेप ले सकता है। यहाँ पर ये 2 चीजें बताई गई हैं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप ऐसे ही देख लेना। वही सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी एक्शन सेक्शन 141 के तहत गुड फेथ में अगर लिया गया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। वही बात जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 133 के सबसेक्शन 2 में। ऑलराइट, सेक्शन 142 की हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि कब इंक्वायरी के दौरान इंजंक्शन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि सेक्शन 133 से लेकर सेक्शन 142 तक में जहां जहां पर हमने मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है डीएम या फिर एसडीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया इस चीज के लिए कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है वो मजिस्ट्रेट जिसकी बात हमने की है सेक्शन 133 से लेकर 142 तक के प्रोविजन में। आगे हम जो डिस्कस करेंगे सेक्शन 143, इसमें थोड़ा सा चेंज है अथॉरिटी को लेकर। अब सेक्शन 142 में कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 133 के तहत मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है और उस टाइम पे उसको लग रहा है कि इमीडिएट मेजर लेना जरूरी है, मेजर लेना चाहिए ताकि पब्लिक को इमिनेंट डेंजर से बचाया जा सके या फिर सीरियस टाइप की इंजरी से बचाया जा सके पब्लिक को, तो तब वो पेंडिंग इंक्वायरी इंजंक्शन का ऑर्डर दे सकता है। बाकी सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 3 में बस वही चीज है कि गुड फेथ में जो भी मजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन के तहत लिया है एक्शन, उसको कोई सूट वगैरह इंस्टीट्यूट करके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। अब सेक्शन 143 क्या कहता है? सेक्शन 143 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर सकता है रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। कौन कौन से मजिस्ट्रेट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो, या फिर कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया हुआ हो। ये है नई चीज, बाकी सेक्शन में ये चीज नहीं थी। सेक्शन 133 से लेकर सेक्शन 142 तक के प्रोविजन में ये चीज नहीं थी, बट सेक्शन 143 में ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपने ध्यान रखनी है। बाकी ये आपने ध्यान रखना है कि 2023 वाले बिल में सेक्शन 143 की जगह जो दे रखा है सेक्शन 162, उसमें ना एक और अथॉरिटी मेंशन कर दी है जो कि है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डीएम। ऑलराइट, तो इनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन को वो पब्लिक न्यूसेंस जो डिफाइन है आईपीसी के सेक्शन 268 में या फिर किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ में, उस पब्लिक न्यूसेंस को रिपीट करने से रोक सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई रिपीट मत करना ये चीज, या ये ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इसको कंटिन्यू मत करना। और जो व्यक्ति कंटिन्यू करते हैं न्यूसेंस को आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, उनके ऊपर सेक्शन 291 ऑफ आईपीसी लगता है और वो लायबल होते हैं उतने पीरियड के सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए जो एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक, या फिर फाइन, या फिर दोनों के लिए पनिशमेंट की उनके ऊपर आ जाती है लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 10 में पार्ट बी जो दिया गया था सेक्शन 133 से लेकर 143 तक,
इसके प्रोविजन होते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 में पार्ट सी जो दिया गया है इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, एक तो सेक्शन 144 और दूसरा सेक्शन 144A। 2023 में जो बिल आया है उसमें सेक्शन 144 की जगह दे रखा है सेक्शन 163, जो एज इट इज बिल्कुल सेम ही है। 144 के बाद सीआरपीसी में हमें देखने को मिलता है 144A, बट यहाँ पे 144A के रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं दे रखा है, सीधे सेक्शन 145 जो है ना सीआरपीसी का वो दे रखा है सेक्शन 163 के बाद जो अगला सेक्शन है ना सेक्शन 164 उसमें। सेक्शन 144 की अगर बात की जाए तो इससे मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। वहीं प्रीलिम्स में इस सेक्शन की हेडिंग पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के तहत ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि जो ऑर्डर इशू करते हैं वो कितने टाइम के लिए एनफोर्समेंट में रहता है, क्या उस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, कौन एक्सटेंड कर सकता है, ये सब बातें इस सेक्शन से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखो इस सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज के लिए स्पेशली एम्पावर किया गया कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन तीनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं न्यूसेंस या एप्रीहेंडेड डेंजर के अर्जेंट मामलों में। वो भी कब, जब भाई इनकी राय है। क्या राय है? इनमें से किसी भी मजिस्ट्रेट की ये राय है कि सेक्शन 144 के तहत प्रोसीड करने के सफिशिएंट ग्राउंड है, इमीडिएट मेजर लेना जरूरी है, इमीडिएट प्रिवेंशन किया जाना डिजायरेबल है या फिर स्पीडी रेमेडी डिजायरेबल है, तो तब इनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर निकाल सकता है जिसमें वो बताएगा मटीरियल फैक्ट केस के, और उस तरीके से इस रिटन ऑर्डर की उस व्यक्ति को तामील की जाएगी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर आया है, जैसे कि सेक्शन 134 में बताया गया है। और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर आया है रिटन ऑर्डर, उस व्यक्ति को उस रिटन ऑर्डर में डायरेक्शन दिया जाएगा। क्या डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई साहब ये पर्टिकुलर एक्ट हमने बता दिया है, ये पर्टिकुलर एक्ट आप नहीं करेंगे, या फिर ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपके पोजेशन में या मैनेजमेंट में जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है उसको आप पर्टिकुलरली अरेंज करेंगे, उसकी आप विशिष्ट व्यवस्था करेंगे। और ये डायरेक्शन मजिस्ट्रेट कब देता है? इस तरह के डायरेक्शन मजिस्ट्रेट तब देता है जब मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है कि यहाँ पर ये जो चीजें मेंशन है इनमें से किसी भी चीज को होने से रोका जा सकता है, इस तरह का डायरेक्शन देके। जैसे कि क्या चीज रोकी जा सकती है? कोई पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड है तो उसको किए जाने वाले ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस या इंजरी से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ह्यूमन लाइफ, हेल्थ या सेफ्टी को होने वाले डेंजर को प्रिवेंट किया जा सकता है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को होने वाले डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। कोई रायट या कोई अफरे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। वहीं अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रिवेंशन किया जाना एकदम अर्जेंट है क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है, तो तब विदाउट सर्विंग द नोटिस अपॉन दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर देना है, उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया जा सकता है एक्स पार्टे ऑर्डर, बिना उसको इस ऑर्डर की सर्विस किए। या फिर उस परिस्थिति में ये एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जा सकता है जब भाई परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो डिस्पेंस कर रही हैं उस व्यक्ति को इस ऑर्डर की सर्विस किया जाना। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 144 के ऑर्डर में जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो किसके अगेंस्ट दिया जा सकता है? तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट दिया जा सकता है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया में रिसाइड कर रहे लोगों के अगेंस्ट दिया जा सकता है, या फिर वो टू द पब्लिक जनरली, टू द पब्लिक एट लार्ज दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर लोकेलिटी है, यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कोई आवाजाही नहीं होगी, या फिर इस तरह का ऑर्डर दिया जा सकता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक साथ जमा हुए हुए नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो वे उठा लिए जाएंगे। ऑलराइट, अब सवाल ये आता है कि जो ऑर्डर दिया जा रहा है सेक्शन 144 में वो कितने टाइम के लिए एनफोर्समेंट में रहेगा? तो वो 2 महीने से ज़्यादा के लिए एनफोर्समेंट में नहीं रहेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट इस पीरियड को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। वो भी कब? जब ऐसा करना स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी लग रहा है ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी को होने वाले डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर रायट या अफरे को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलराइट, और स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे कि पीरियड के एक्सटेंशन का ऑर्डर जो दिया है, उस ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट या तो खुद से ही या फिर अगर कोई व्यक्ति, कोई एग्रीव्ड पर्सन अप्लाई करता है तब
रिसाइन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या फिर ऑल्टर कर सकती है। सिमिलरली कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 144 के तहत ऑर्डर दिया है उसके पास ये पावर है कि वो अपने उस ऑर्डर को या तो सुओ मोटो या फिर एग्रीव पार्टी के अप्लाई करने पर या तो खुद रिसाइन या ऑल्टर कर सकता है या फिर अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करा सकता है या फिर उसका जो प्रेडिसेसर रहेगा, जो मजिस्ट्रेट उसको सक्सीड करेगा, उससे करा सकता है। अब चाहे यहाँ पर रिसाइन या ऑल्टर कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अप्लाई किया गया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष अप्लाई किया गया हो, इन दोनों में से जिसके समक्ष भी अप्लाई किया गया है, इनकी जिम्मेवारी बनती है ये कि ये एप्लीकेंट को अर्ली अपॉर्चुनिटी दे इनके समक्ष या तो पर्सनली अपीयर होने की या फिर प्लीडर के थ्रू अपीयर होने की, ताकि जो एप्लीकेंट है वो बता सके कि क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि जो ऑर्डर है वो रिसाइन कर दिया जाए या ऑल्टर कर दिया जाए। और अगर जो एप्लीकेशन किया गया है उसको मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट इनमें से जो भी रिजेक्ट कर रहा है पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट, तो तब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि क्यों वो रिजेक्ट कर रहे हैं, रीजंस रिकॉर्ड करेंगे वो इस चीज़ के राइटिंग में। अब ये मान के चलो कि सेक्शन 144 के तहत ऑर्डर दे दिया गया है। अब जो व्यक्ति इस ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, माना जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट कर दिया। कौन सा? सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी का, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिलेबल ऑफेंस है। अब उसके अगेंस्ट सेक्शन 188 में मामला दर्ज होगा। मामला तो दर्ज हो जाएगा, बट क्या इस मामले की कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा? इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 195 दिया गया सीआरपीसी में, जो कि ये कहता है कि नहीं, कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा इस मामले की जब तक कि कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी कोर्ट को राइटिंग में इस चीज की कंप्लेंट नहीं कर देती है। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है रामलीला मैदान केस, जिसको आप राइट टू स्लिप केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 144 जो है सीआरपीसी का, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं है बल्कि ये प्रोहिबिटिव नेचर का है। इस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट को पावर तो मिली है कि वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोक सकता है, बट वो सेक्शन 144 के तहत किसी व्यक्ति को कुछ करने का डायरेक्शन नहीं दे सकता है। कुछ करने से रोक सकता है बट कुछ करने के लिए बोल नहीं सकता है। ये कहा गया था रमनलाल बोगीलाल पटेल वर्सेस एनएस सेठना 1971 के केस में। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि आखिर क्यों है ये सेक्शन सीआरपीसी में, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये चीज रिवील होती है कहाँ से? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। तो अगर बाय एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स पब्लिक ऑर्डर को फ्रीली डिस्टर्ब होने दिया जाए तो डेमोक्रेसी की बैंड बज जाएगी ना। इसीलिए सेक्शन 144 सीआरपीसी में दिया गया। ये कहा गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 के केस में। वही चीज ये भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसा स्पीच दे रहा है जिससे हेट्रेड पैदा हो रही है, या कोई ऐसा एक्ट वो कर रहा है जिससे हेट्रेड फैल रही है, या कोई भी उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे डिसहार्मनी हो रही है, तो वही ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट स्टेट बिल्कुल फ्री है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए। और फिर यहाँ पर आ जाता है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी का रूल। ये कहा गया था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगाड़िया के केस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जैसे कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सेक्शन 144 लगा रहा है रिस्ट्रिक्शन, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को और साथ ही चैप्टर नंबर 8 जो है सीआरपीसी का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मधुलिमय वर्सेस एसडीएम 1970 के केस में चैलेंज किया गया था। इस केस को आप बेसिकली इस फैक्ट से जानते हैं कि इस केस में कहा गया था कि अगर पब्लिक में स्मोकिंग की जाती है तो ये चीज फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानी जाएगी। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ, इस केस में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया, बरकरार कर दिया गया। और ये कहा गया कि ये तो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये आर्टिकल 19 का इसी वजह से वायलेशन नहीं है। हालांकि अगर सेक्शन 144 के ऑर्डर से आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो
रिट इशू करवाया जा सकता है। ये कहा गया था गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। बट सेक्शन 144 आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता है। ये कहा गया था मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर 1970 के केस में। अब यहाँ पर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, जिसमें ये कहा जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कई बार सेक्शन 144 लगता है, वहां पर इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा सस्पेंशन इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया जाए तो ये चीज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत परमिसेबल नहीं होगी। ये कहा गया था अनुराधा भसीन के केस में। और साथ ही ये कहा गया था कि रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं दे सकते हो आप सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत, कि सेक्शन 144 के तहत आपको पावर मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पावर का अब्यूज करो और बार बार सेक्शन 144 लगाते जाओ। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपने सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के संबंध में याद रखने हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 144A ऑफ सीआरपीसी। ये सेक्शन सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया था। अगर पूछ ले कि कौन से वर्ष, किस साल ये सेक्शन सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट हुआ, तो आप 2005 टिक नहीं करेंगे, आप टिक करेंगे 2006, क्योंकि 2006 में ये अमेंडमेंट एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था। ऑलराइट, तो है क्या इस सेक्शन में? इस सेक्शन में चीज ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो विद इन हिज लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन किसी प्रोसेशन में आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह ले जाया जाना प्रोहिबिट कर सकता है, या फिर वो प्रोहिबिट कर सकता है आर्म्स के साथ किसी पब्लिक प्लेस में किसी मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया जाना, होल्ड किया जाना या उसमें पार्टिसिपेट किया जाना। और वो ये चीज प्रोहिबिट कर सकता है या तो बाय पब्लिक नोटिस या फिर ऑर्डर देके। और ये पब्लिक नोटिस या पब्लिक ऑर्डर के थ्रू ये चीज वो तब प्रोहिबिट कर सकता है जब उसको ऐसा करना लग रहा है जरूरी पब्लिक पीस या पब्लिक सेफ्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए। और जो पब्लिक नोटिस इशू किया गया है या ऑर्डर दिया गया है इस सेक्शन के तहत, उसमें किसको प्रोहिबिट करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है? तो डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी दिया जा सकता है या फिर किसी कम्युनिटी, पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे पर्सन्स को दिया जा सकता है। और जो ऑर्डर दिया जाता है या जो नोटिस इशू किया जाता है इस सेक्शन के तहत, वो जिस तारीख को दिया गया या इशू किया गया उस तारीख से 3 महीने तक के पीरियड के लिए ही एनफोर्समेंट में रहता है। बट स्टेट गवर्नमेंट इन 2 रीजंस की वजह से नोटिफिकेशन पास करके इस पीरियड को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि अगर एक्सटेंड करना स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है जरूरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी या फिर पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, तो तब ये जो टाइम पीरियड है इसको स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट अपनी इस पावर को, मतलब 2-3 महीने के टाइम को 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने की जो पावर है ना स्टेट गवर्नमेंट की, सबसेक्शन 4 में जो भी हमने पढ़ी, इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी डेलीगेट कर सकती है। और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 3 महीने के पीरियड को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकता है जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर में दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी आर्म्स का मतलब क्या है? वही मतलब है जो बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 153AA में। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना जितना मैंने बताया वो ध्यान रखना। और यहाँ पर आपका होता है सेक्शन 144A खत्म। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 में पार्ट डी बचा है, जिसमें सेक्शन 145 से लेकर 148 तक के प्रोविजन दिए गए हैं, जो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट के बारे में है। तो इसमें बेसिकली आपका मेंस में क्वेश्चन आता है ये, और प्रीलिम्स में आपका एक तो सेक्शन से सवाल आता है, सेक्शन की हेडिंग पूछी जाती है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अथॉरिटी सेक्शन के तहत एक्शन ले सकती हैं, और जो एक्शन लिया जा रहा है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद है लैंड या वाटर के बारे में जो डिस्प्यूट है उससे होने वाली ब्रीच ऑफ पीस को रोकना, ना कि उस पर्टिकुलर लैंड या वाटर के संबंध में ऑनरशिप को डिटरमिन करना। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेक्शन 145 में ये कहा गया है कि अगर
किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट की वजह से या फिर किसी अदर इंफॉर्मेशन की वजह से सेटिस्फाई होता है ये कि किसी लैंड या वाटर मतलब जैसे कि मछली पकड़ने का कोई तालाब वगैरह होता है, कुआं वगैरह है, तो किसी लैंड या वाटर या उसकी बाउंड्री के बारे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई हो रहा है ये कि कोई डिस्प्यूट है ऐसी जिसकी वजह से शांति भंग हो सकती है, और वो पर्टिकुलर लैंड और वाटर जो भी चीज है जिसके बारे में डिस्प्यूट है वो तो उसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में ही है। तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर निकालेगा जिसमें वो बताएगा कि उसको ये चीज क्यों सेटिस्फाई हो रही है। जो कंसर्निंग पार्टी है डिस्प्यूट की उनको बोलेगा कि या तो इन पर्सन या फिर बाय प्लीडर आप मेरी अदालत में आओ ऑर्डर में स्पेसिफाई किए गए तारीख और टाइम पर, और जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्लेम है उस डिस्प्यूट के सब्जेक्ट मैटर के एक्चुअल पोजीशन के बारे में उनका आप रिटन स्टेटमेंट दो, उनका आप अपना अपना रिटन स्टेटमेंट दो। और जैसा कि सेक्शन में टर्म यूज हुई है लैंड या फिर वाटर, इसमें इंक्लूड होता है बिल्डिंग्स, मार्केट्स वगैरह, फिशरीज जो होती हैं लाइक मछली पकड़ने के जो तालाब वगैरह होते हैं, क्रॉप्स हो गई, या कोई भी लैंड से अदर प्रोड्यूस आ रहा है वो, या फिर प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है या कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब सबसेक्शन 1 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिटन ऑर्डर तो दे दिया है, वो कन्वे कैसे होगा उसको जिसके अगेंस्ट निकाला गया है, तो उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को या फिर उन पर्सन्स को जैसा कि मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है कैसे सर्व की जाएगी, ऐसे सर्व की जाएगी जैसे कि सीआरपीसी में तरीका बता रखा है समन की सर्विस का। तो सीआरपीसी में समन की सर्विस से संबंधित प्रोविजन कहां दिए गए हैं? दिए गए हैं सेक्शन 61 से लेकर 69 तक के प्रोविजन। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी में। इसके अलावा कह रहे हैं ये कि कम से कम एक कॉपी उस रिटन ऑर्डर की पब्लिश की जाएगी। कैसे? जहां पर सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, उस जगह के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर या उस जगह के आसपास उस रिटन ऑर्डर की एक कॉपी चिपकवा कर। अब सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो मामले के मेरिट्स में जाए बिना और ये चीज देखे बिना कि भाई जो डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर है उसको पोजेस करने का आखिर राइट किसको है। अभी क्या करेगा मजिस्ट्रेट? ये चीजों को दरकिनार करते हुए क्या करेगा? जो रिटन स्टेटमेंट पार्टीज ने दी हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करेगा, पार्टीज को वो सुनेगा, उनसे एविडेंस लेगा, जो भी एविडेंस पार्टी प्रोड्यूस कर रही है वो सारे के सारे वो लेगा, और अगर उसको लग रहा है कि और एविडेंस लेने चाहिए तो वो और एविडेंस लेगा, और अगर पॉसिबल होता है तो वो ये डिसाइड करेगा कि जिस दिन जिस तारीख को उसने सबसेक्शन 1 के तहत प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया उस दिन आखिर वो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर किस पार्टी के पोजेशन में था। प्रोवाइजो में ये कह रखा है कि अगर चीज ये हुई है कि जिस तारीख को पुलिस रिपोर्ट मिली या अदर इंफॉर्मेशन मिली जिसके वजह से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, उस तारीख से 2 महीने के अंदर अगर किसी पार्टी को डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट से डिस्पोजेस किया गया फोर्सफुली या फिर रॉन्गफुली, तो अगर मजिस्ट्रेट को यह चीज अपीयर होती है तो मजिस्ट्रेट मान लेगा कि जिस दिन मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर दिया उस तारीख को वो पार्टी उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट को पजेस किए हुए थी। या फिर अगर चीज ये होती है कि जिस तारीख को पुलिस रिपोर्ट मिली थी या जिस तारीख को इंफॉर्मेशन मिली थी उस तारीख के बाद, लेकिन सबसेक्शन 1 के तहत जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उससे पहले अगर मजिस्ट्रेट को ये अपीयर हो रहा है कि कोई पार्टी क्या की गई, डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट से जबरदस्ती गलत तरीके से डिस्पोजेस की गई, तो तब मान लेगा कि भाई वो पार्टी एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट को पजेस किए हुए थी। तो यहां पर जिस पोजेशन की प्रिजम्पशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा रहा है इसको हम कह सकते हैं डीम्ड पोजेशन। अब सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि सेक्शन 145 में जो भी बातें लिखी हैं वो जिस पार्टी को रिक्वायर किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अटेंड करने को या फिर अगर कोई अदर इंटरेस्टेड पर्सन है, इन दोनों में से किसी को भी सेक्शन 145 की कोई भी बात नहीं रोकेगी ये शो करने से कि डिस्प्यूट
एग्जिस्ट नहीं करता है या एग्जिस्टेंस में अब नहीं है, और अगर ये चीज शो कर दी जाती है तो तब ऐसे मामले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 1 के तहत जो ऑर्डर दिया था, जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया था, उसको कैंसिल करने का ऑर्डर दे देगा, उसको कैंसिल करने का ऑर्डर दे देगा, और जो भी फर्दर प्रोसीडिंग होनी थी ना मामले में, उन पे लगा देगा स्टे। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है, कैंसिलेशन नहीं किया जाता है, तो तब सबसेक्शन 1 के तहत जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, वो हो जाएगा अब फाइनल। और फिर सबसेक्शन 6 के तहत आएगा डिक्लेरेशन कि जो एक्चुअल पोजेशन है उसके लिए कौन सी पार्टी एंटाइटल है। यानी कि सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो सबसेक्शन 4 में ये डिसाइड करता है कि जब उसने सबसेक्शन 1 में प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया, जिस तारीख को पास किया उस तारीख को ये पर्टिकुलर पार्टी उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट का पोजेशन लिए हुए थी, यानी कि प्रीवियस एक्चुअल पोजेशन उस तारीख को इस पर्टिकुलर पार्टी के पास था, या फिर प्रोवाइजो के तहत यहाँ जो टाइम पीरियड बताया गया उस टाइम पीरियड के तहत अगर किसी पार्टी को फोर्सिबली या रॉन्गफुली डिस्पोसेस किया गया था, उसके बारे में मजिस्ट्रेट ने प्रिजम्पशन ये ड्रॉ की है कि वो पार्टी जिस तारीख को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 में ऑर्डर दिया पोजेस किए हुए होगी डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट को। तो इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में जो भी पार्टी मतलब मानी जा रही है कि एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट के पोजेशन में थी, उस पार्टी के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू करेगा ये डिक्लेयर करते हुए कि भाई ये पार्टी तब तक उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट के पोजेशन के लिए एंटाइटल है जब तक कि उसको उसके पोजेशन से कानूनी तरीके से बेदखल नहीं कर दिया जाता, और जब तक बेदखल नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए सभी तरह के डिस्टर्बेंस उसके पोजेशन को किए जाने से बाकियों को फॉरबिड कर देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और अगर जिस पार्टी को यहां पर एंटाइटल डिक्लेयर किया गया है वो पार्टी है जिसके लिए डीम्ड पोजेशन की प्रिजम्पशन लगाई थी सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो में, उसको पोजेशन रिस्टोर करा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जो ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा उस ऑर्डर की तामील और उस ऑर्डर को पब्लिश उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 3 में डिस्कस किया था। अब यहां पर ये मान के चलो कि प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 145 की, बट मीनवाइल जो पार्टी है उनमें से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो तब ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रोसीडिंग एंड कर दी जाए, बल्कि अब जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेंगे आगे इसको कंटिन्यू। बाकी सेक्शन में सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 9 एज सच उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 9 में बस ये कहा गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो वो किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, किसी भी पार्टी के अप्लाई करने पर किसी भी विटनेस को समन कर सकता है, कि मतलब वो पर्टिकुलर विटनेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट को अटेंड करे, या फिर इसलिए किसी विटनेस को समन कर सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या चीज प्रोड्यूस करे। और सबसेक्शन 10 में कहा गया है कि सेक्शन 145 में जो कुछ भी पड़ा है वो कोई फर्क नहीं डालेगा सेक्शन 107 में मजिस्ट्रेट की पावर पर। ऑलराइट, तो ये होता है आपका सेक्शन 145 कंप्लीट। और सेक्शन 145 के ऑर्डर आ जाने के बाद सेक्शन 146 का भी कुछ रूल आता है। क्या रूल आता है? पहला रूल आता है ये कि इस सेक्शन के तहत जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है उसको कुछ परिस्थितियों में अटैचमेंट का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि सेक्शन 145 के सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, उस ऑर्डर के बाद किसी भी टाइम जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है उसको अटैच करने का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। वो भी कब? जब उसको लग रहा है कि मामला तो इमरजेंसी का है, या फिर तब जब वो ये डिसाइड करता है कि किसी भी पार्टी के वो पोजेशन में नहीं था, या फिर तब जब वो नहीं डिसाइड कर सकता है कि था वो किसके पोजेशन में वो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट। और अटैचमेंट का जो ऑर्डर यहाँ पर दिया जाएगा वो तब तक एनफोर्समेंट में रहेगा जब तक कि जो राइट्स हैं पार्टी के वो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती है, या फिर तब तक जब तक कि
जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वही इसको वापस नहीं ले लेता है, इस वजह से कि उसको ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि अब कोई इस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर से शांति भंग होने की संभावना ही नहीं है। तो तब अगर वो वापस ले लेता है तो तब जो अटैचमेंट का ऑर्डर है वो एनफोर्समेंट में नहीं रहेगा। तो पहली चीज तो सेक्शन 146 में हो रही है क्या, अटैचमेंट। दूसरी चीज हो रही है रिसीवर का अपॉइंटमेंट, यानी कि जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है उसको अगर मजिस्ट्रेट अटैच करता है और उस अटैच किए गए सब्जेक्ट के लिए कोई भी रिसीवर किसी सिविल कोर्ट ने अगर अपॉइंट नहीं कर रखा है तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर देगा अपॉइंट। वो क्या करेगा, पहली चीज वो ये कर सकता है कि वो ऐसे अरेंजमेंट कर सकता है जिनको वो कंसीडर करता है प्रॉपर प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, या फिर अगर उसको सही लगता है तो वो अपॉइंट कर सकता है रिसीवर, और ये रिसीवर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए सीपीसी में जो पावर दी गई है ना रिसीवर को वो एक्सरसाइज करेगा। और सीपीसी में रिसीवर के बारे में ऑर्डर 40 दिया गया है। प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि अगर कोई सिविल कोर्ट बाद में डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट के लिए रिसीवर अपॉइंट कर देती है तो तब क्या, तो तब जो मजिस्ट्रेट है वो अपने द्वारा अपॉइंट किए गए रिसीवर को कहेगा ये कि भाई तू अब क्या कर, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तेरे पोजेशन में दी गई थी वो हैंड ओवर कर दे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए रिसीवर को। और फिर जब रिसीवर ये चीज कर देगा तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी अदर इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल ऑर्डर देना सही लग रहा है वो ऑर्डर भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपका होता है सेक्शन 146 खत्म। अब आप ये मान के चलो कि x और y इन दोनों के खेतों के बीच से जाती है एक नहर। इस नहर से दोनों क्या करते हैं, अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। कल के दिन इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, x कहता है कि y को राइट नहीं है इस नहर से पानी लेने का, y कहता है कि x को राइट नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, ऐसा तगड़ा डिस्प्यूट हुआ है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल के दिन ये दोनों आपस में गैंग वैंग ला के लड़ सकते हैं और इससे हो सकती है शांति भंग। तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 147 के तहत लेता है एक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर होता यह है कि ये 3 गांव हैं, इन तीनों गांव के लोग इन तीनों गांव के बीच में जो जमीन पड़ रही है उस जमीन पर अपने जानवरों को चराते हैं और ये तीनों गांव आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के राइट को इस जमीन पर अपने जानवरों को चराने के एक दूसरे के राइट को ये डिनाई करने लगते हैं। कहता है कि बस एक ही पर्टिकुलर गांव का राइट है इस जमीन पर जानवरों को चराने का। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो डिस्प्यूट इन तीनों गांव के बीच में है ये ऐसा डिस्प्यूट है जिससे ये ऐसा लड़ेंगे कि शांति भंग हो सकती है। तो तब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा एक्शन सेक्शन 147 में। यानी कि सेक्शन 147 क्या कह रहा है, सेक्शन 147 कह रहा है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी पुलिस रिपोर्ट की वजह से ये सेटिस्फाई होता है कि उसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में कोई लैंड या कोई वाटर ऐसा है जिसके यूज को लेकर डिस्प्यूट है, जिसके यूज करने के राइट को लेकर डिस्प्यूट है, ऐसा डिस्प्यूट जिससे हो सकती है शांति भंग। फर्क नहीं पड़ता है कि जो राइट क्लेम किया जा रहा है यूज करने का उस लैंड या वाटर को, वो ईजमेंट के रूप में क्लेम किया जा रहा है या फिर किसी और तरीके से। अल्टीमेटली उस राइट ऑफ यूज को लेकर उस पर्टिकुलर लैंड या उस पर्टिकुलर वाटर पर डिस्प्यूट है जिससे शांति भंग हो सकती है। तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आखिर ये चीज उसको क्यों लग रही है ये ग्राउंड्स बताते हुए एक रिटन ऑर्डर निकालेगा जिसमें वो डिस्प्यूट की जो पार्टीज हैं उनको बोलेगा, उनसे रिक्वायर करेगा कि आप या तो खुद आओ या फिर अपने प्लीडर को भेजो। कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। कब, उस तारीख और उस टाइम को जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया है। और क्या करो, अपने अपने क्लेम्स का रिटर्न स्टेटमेंट दो। अब जो पार्टीज हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में आ जाती हैं और अपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट दे देती हैं। तो अब क्या होगा, अब होगी इंक्वायरी सबसेक्शन 2 के तहत। यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो जो स्टेटमेंट दी हैं पार्टीज ने उनका अवलोकन करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करेगा। पार्टीज की सुनवाई होगी, पार्टी को वो सुनेगा और
अपने अपने क्लेम्स के संबंध में जो भी पार्टीज ने एविडेंस दिए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, वो सारे के सारे वो लेगा और उन एविडेंस का क्या इफेक्ट हो सकता है ये कंसीडर करेगा। अगर उसको लग रहा है कि और एविडेंस लेने चाहिए तो वो और एविडेंस लेगा, और अगर पॉसिबल होता है तो वो डिसाइड करेगा कि राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उस पर्टिकुलर लैंड या वाटर को यूज करने का राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं। और फिर आगे सेक्शन 145 की जो प्रोविजन है ना, वो इस इंक्वायरी पर जहां तक अप्लाई हो सकते हैं वहां तक अप्लाई होंगे। सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि हाँ राइट एग्जिस्ट करता है, जो राइट ऑफ यूज उस पर्टिकुलर लैंड या वाटर के लिए क्लेम किया जा रहा है वो एग्जिस्ट करता है, तो तब वो एक ऑर्डर दे सकेगा जिसमें वो प्रोहिबिट करेगा क्या चीज, कि उस राइट को एक्सरसाइज करने में कोई भी इंटरफेरेंस ना किया जाए। और अगर उस राइट को यूज करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाला गया था तो वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने का भी ऑर्डर दे सकेगा। बट सबसेक्शन 3 में जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो यहाँ पर जो प्रोवाइजो में 2 परिस्थितियां बताई हैं उनमें नहीं दिया जाएगा। यानी कि कह रहे हैं कि अगर पूरे साल एक्सरसाइज किए जाने वाला राइट है तो तब ऐसे राइट के संबंध में सबसेक्शन 3 के तहत ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि जिस तारीख को पुलिस रिपोर्ट मिली थी या इंफॉर्मेशन मिली थी जिसकी वजह से यहाँ पे हो रही है इंक्वायरी, उससे जस्ट 3 महीने पहले अगर वो एक्सरसाइज नहीं किया गया हो। दूसरी परिस्थिति ये कह रहे हैं कि अगर मान लो राइट ऐसा है कि वो किसी पर्टिकुलर सीजन पर ही एक्सरसाइज किया जाता है या किसी पर्टिकुलर ओकेशन पर ही एक्सरसाइज किया जाता है, तो तब तक सबसेक्शन 3 के तहत ऐसे मामले में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा राइट जब पुलिस रिपोर्ट मिली या इंफॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से यहाँ पे हो रही है इंक्वायरी, उससे जस्ट पहले जो पर्टिकुलर सीजन और जो पर्टिकुलर ओकेशन पड़ा था जिस पे वो एक्सरसाइज किया जाना चाहिए था उस पर वो एक्सरसाइज नहीं किया गया हो। अगर वो किया गया है तो तब ऑर्डर दिया जा सकेगा, अगर नहीं किया गया तो तब ऑर्डर नहीं दिया जा सकेगा। समझ गए? अब सबसेक्शन 4 में देखो सिंपल सी चीज है, कहा यह गया है कि सेक्शन 145 के सबसेक्शन 1 में अगर कोई प्रोसीडिंग चली है और पता चला है कि ये तो ऐसी प्रोसीडिंग है जो चलनी चाहिए थी 147 के सबसेक्शन 1 में, तो तब उसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे कि वो शुरू हुई थी सेक्शन 147 के सबसेक्शन 1 में। और इसका उल्टा ही यहाँ पे दे रखा है कि अगर सेक्शन 147 के सबसेक्शन 1 में कोई प्रोसीडिंग शुरू हुई है और पता चलता है फिर ये कि ये प्रोसीडिंग तो सेक्शन 145 में शुरू होनी चाहिए थी, तो तब ऐसे ही उसको कंटिन्यू किया जाएगा जैसे कि वो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 में। और इन दोनों ही परिस्थितियों में ये चीजें जो की जा रही हैं ये चीजें की जाएंगी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 147 होता है कंप्लीट। सेक्शन 148 की हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लोकल इंक्वायरी, ध्यान रखना है ये। और इससे रिलेट कर सकते हो आप सेक्शन 139 सीआरपीसी का। तो है क्या सेक्शन 148 में? सिंपल सी चीज़ है, कह रहे हैं ये कि सेक्शन 145, 146 या 147 में जब भी मतलब लग रहा है कि लोकल इंक्वायरी करवानी चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम करवा सकते हैं। कैसे? किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके और उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देके और ये डिक्लेयर करके कि ये जो इंक्वायरी करा रहे हैं इस इंक्वायरी का पूरा या इस इंक्वायरी के किसी भी पार्ट का जो ज़रूरी खर्चा है वो कौन पे करेगा। और जिसको डिप्यूट किया गया था इंक्वायरी करने के लिए उसने जो भी रिपोर्ट दी है उसको मामले में एविडेंस की तरह पढ़ा जा सकेगा। बाकी सबसेक्शन 3 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान रखें कि सेक्शन 148 में लोकल इंक्वायरी दे रखी है और इससे मिलता जुलता सेक्शन है 139 और साथ ही सेक्शन 140 सीआरपीसी का। तो यहाँ पर आपका होता है चैप्टर नंबर 10 दी एंड। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सीआरपीसी का अगर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए या फिर आईपीसी का कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए या फिर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लिमिटेशन, एसआरए, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इक्विटी और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उनमें से किसी की भी आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट या एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर या फिर आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सीआरपीसी के अगले वीडियो लेक्चर में।